नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। इस देश का आदमी पढ़ता भगवत गीता है, लेकिन आस्था भाग्य में रखता है। कर्म को पिछले पांव पर रखता है और भाग्य को जीवन मानता है। भाग्यवादी आदमी लॉजिक छोड़कर मैजिक के पीछे भागता है। सरकारों से उसे बस इतनी सी उम्मीद रहती है कि 80 करोड़ लोगों को 5-10 किलो महीने का राशन मिल जाए। बाकी कामों के लिए वो किसी बाबा पर निर्भर हो जाता है। यह दोनों काम हो जाए तो फिर जीवन क्या है? नश्वर है। संसार माया मोह है। इसमें फंसकर धन संचय करने से क्या फायदा? और फिर उसके साथ एक हादसा हो जाता है। बाबा के सत्संग में भगदड़ मच जाती है। नेता और बाबा अपनी लग्जरी कारों से निकल जाते हैं। जनता स्टैम्पीड में फंस जाती है। जिस बाबा के कहने पर उसने संसार को माया मोह समझ जीवन भर धन संचय से परहेज किया, जिस सरकार के 5 किलो राशन के बदौलत उसने भर भर झोली वोट दिया, वो बाबा और नेता उन्हीं की लाशों को रौंदते हुए अपनी लग्जरी कारों से आगे बढ़ जाते हैं। उनका खानदान, आने वाली 7 पुश्तें महलों में निवास करती हैं। लॉजिक छोड़ मैजिक के चंगुल में फंसा आदमी सिर्फ स्टैम्पीड में फंसने का सामान बनकर रह जाता है। कौन थी आप? मेरी पत्नी है। कहाँ नहीं, क्या पता इस चीज को। जाने या भगवान जाने, क्या पता। पिताजी थे यार अपना। ये आपके पोते हैं। 3 साल की उम्र हो जाती है। 3 साल। पिछले कुछ वर्षों से इस देश में वैज्ञानिक कम, कर्मकांडी पोंगापंथी बाबाओं की फसल ज्यादा लहलहा रही है। बबैती के कारोबार को सरकारों ने पर्दे के पीछे से जमकर बढ़ावा दिया है। बबैती के धंधे के कुछ उसूल होते हैं। मसलन बाबा भक्तों को लॉटरी का सही नंबर बता सकता है। लड़की वाले माँ बाप को लड़का पैदा करवा सकता है। जिसके पहले से ही एक लड़का है, उन्हें जुड़वा बच्चे पैदा होने का मंत्र दे सकता है। कैंसर जैसी बीमारी का शर्तियाँ इलाज अपनी भभूत से कर सकता है। 3 दिन बासी तेल में तला हुआ समोसा खिलाकर बंद किस्मत का दरवाजा खोल सकता है। बाबा महाराज की जय हो। भूख, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा से त्रस्त आबादी, भ्रष्ट अनैतिक नेताओं और पाखंडी बाबाओं के लिए उपजाऊ चारागाह है। सरकारों से नाउम्मीद जनता बाबाओं में अपना उज्जवल भविष्य का रास्ता देखती है। घर में भले 2 वक्त की रोटी न हो, लेकिन बाबाओं के ऊपर कर्ज लेकर चढ़ावा चढ़ाने में वो सबसे आगे रहती है। इस बात को खूब अच्छे से समझना हो तो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, सवा सेर गेहूं। उसे खोज कर पढ़ लीजिएगा। संभव हो तो 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि एक बार में उस कहानी का विद्रूप, उसकी मार्मिकता आत्मसात नहीं होती। उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला एक बार फिर से चर्चा में है। 2 जुलाई को जब देश की नज़र 18वीं लोकसभा के पहले सत्र पर थी, मोदी जी का भाषण चल रहा था, उससे थोड़ा सा पहले ही हाथरस जिले के फुलराई गांव में सूरजपाल सिंह उर्फ नारायण साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से 121 लोगों की जान चली गई। हाथरस के फुलराई गांव में आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। दरअसल फुलराई गांव में बाबा नारायण सरकार हरि का सत्संग चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा साधारण इंसान से चमत्कारी बाबा कैसे बना, जान लीजिए। सूरजपाल सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस की आगरा स्थित खुफिया इकाई में कांस्टेबल था। नौकरी में रहते हुए उसने अलौकिक शक्तियों के दावे करना शुरू कर दिया था। सन 2000 में उसने पुलिस की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर फुल टाइम बबैती का धंधा पकड़ लिया। इसी दौरान उसने दावा किया कि एक 16 वर्ष की लड़की को वह फिर से जिंदा कर देगा, लेकिन वो लड़की मर गई। इस मामले में उसके ऊपर FIR दर्ज हुई। वह जेल भी गया, लेकिन बबैती का काम जारी रहा। जेल से बाहर आकर उसने पैतृक जिले कासगंज एटा के आसपास अपना धंधा फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे इसकी चमत्कारिक शक्तियों की कहानी आगरा, फर्रुखाबाद, एटा, हाथरस, कासगंज, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कानपुर तक फैलने लगी। यश फैला तो माल भी आने लगा। चौंकाने वाली बात है कि इस जमाने में भी इस बाबा का कोई वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। अटकलें हैं कि बाबा के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां हैं।
जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि सत्संग कराने वाले आयोजकों ने 80,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति ली थी, लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग जुट गए। सत्संग के बाद बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए भक्तों में भगदड़ मच गई और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं बच्चों की मौत हो गई। सिकंदरा राऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सूरजपाल का मुख्य सहयोगी देव प्रकाश भी शामिल है, लेकिन इस एफआईआर में अभी तक सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम शामिल नहीं है। इस बात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब सुनिए। देखिए कि एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। सियासी हलकों में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ इस मामले में कदम फूंक कर रख रहे हैं। एफआईआर में बाबा का नाम शामिल होगा या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। सवाल यह है कि जांच पड़ताल से पहले बुलडोजर चलवा देने वाले योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन इतने दबाव में क्यों है? अब तो बहन नाविका कुमार भी सवाल पूछने लगी हैं। आज तक तो बुलडोजर रुका नहीं कहीं कि आपका बुलडोजर तो समझने से पहले चल जाता है कि मुद्दा क्या है। आज मुद्दा पता है, 121 जाने चली गई हैं, 50 घंटे हो गए हैं, बुलडोजर कहाँ चले गए? इसका ये मतलब नहीं कि हम बुलडोजर वाले न्याय का समर्थन कर रहे हैं, कतई नहीं। न्याय की स्थापित प्रक्रिया के तहत ही हर अपराध में कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कामकाज में भेदभाव दिख रहा है। बाबा सूरजपाल अभी तक फरार है। देश से लेकर प्रदेश तक भाजपा की सरकार है, लेकिन बाबा गायब है। उनका बयान सोशल मीडिया पर जरूर वायरल है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस की घटना ने हमारे खबरिया चैनलों को एक बार फिर से नए सिरे से नंगा कर दिया। हाथरस की यह घटना दिन में करीब 2:30 बजे के आसपास घटी। इसके लगभग 2 घंटे बाद 4:15 बजे से प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद देना शुरू किया। यह भाषण 2 घंटे तक चलता रहा। 6 बजे के बाद अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर अपनी संवेदना जताई। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री तो खैर अपने भाषण के बीच में थे, शायद उन्हें पता नहीं चला होगा, लेकिन दरबारी घोघा बसंतों ने पूरे समय पूरी शिद्दत से इस बात का ख्याल रखा कि चापलूसी में कमी ना आने पाए। जब तक भाषण चला तब तक इतनी बड़ी खबर दबी रही और मोदी जी का चेहरा दिखता रहा। इतनी बड़ी खबर 6 बजे तक स्क्रीन से टलती रही, यानी 4 घंटे बाद तक, जब तक कि प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त नहीं हो गया। खबरिया चैनलों ने इस बड़ी खबर को दिखाने से ज्यादा जरूरी समझा मोदी जी का भाषण दिखाना, कहीं वो बुरा न मान जाएं। खैर, तमाम एंकराओं ने जब इस मुद्दे पर वापसी की तब सवाल सिर्फ बाबा सूरजपाल से पूछा गया, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार से नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत की दशा तो दिलचस्प रही। नाविका कुमार पूछ रही हैं कि बुलडोजर कब चलेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम तो बुलडोजर रुका नहीं कहीं, आज जनता पूछ रही है, पब्लिक का सवाल है ये। लगे हाथ पाठशाला वाले नौकंज लोचन ने मामला बैलेंस कर दिया, ये कहकर कि योगी जी किसी को नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने कहा है और मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए उनसे सवाल पूछने का सवाल पैदा ही नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कह दिया था कि वो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। वैसे तो यह कोई गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी नहीं लगती, अगर है भी तो बहुत बुरी स्ट्रेटजी है। यह सुशांत सिन्हा विचित्र वीर्य हैं, इनकी चापलूसी दूसरे लेवल पर चलती है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। ब्रिटेन में ऋषि सुनक अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। भारत में तो बीजेपी फिर सत्ता में आ गई, लेकिन ब्रिटेन में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हारी। और भारत में कैसे नरेंद्र मोदी एक मजबूत सरकार बार बार दिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में सरकारें टिक नहीं पा रही। हालत यह है कि नेता नरेंद्र मोदी से मिलते होंगे तो पूछते होंगे
कि मोदी जी जरा बताइए कैसे आप लौट आए बॉस, हम लोग से तो नहीं हो रहा। बड़े बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं। दुनिया भर के नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा कि मोदी जी कैसे ये सब कर पा रहे हैं। वो मोदी जी से ही पूछ रहे हैं, यह सब संभव कैसे हुआ महाराज? उनको समझ नहीं आ रहा। यह बात तो हमारी समझ में भी आ रही है, पर सुशांत सिन्हा तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा? मोदी जी जिस धक्के से यहाँ तक पहुँचे हैं उसकी कुछ वजह मैं लगे हाथ बता देता हूँ। एक बड़ी वजह तुम जैसे ढपोर शंखी एंकर हैं जिन्होंने सरकार से सवाल पूछने की बजाय उसका दुमछल्ला बनने का निर्णय कर लिया है। पहले ये देख लीजिए कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गजब ही लेवल पर लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। यूपी में फैला ऐसा राय था कि अखिलेश से समेटे नहीं सिमट रहा। 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस को मुक्का मार झटका, मतलब काम पे काम किए जा रहे हैं। वाराणसी में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट चल रहा। देश का 45% हिस्सा कांग्रेस सिर्फ वादा पूरा करने में निकाल देगी, तो विकास कहां से होगा? आपको याद होगा कि पिछले बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐसा ही एक वादा किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के युग ने सब कुछ बदल दिया। आज भारत इस मजबूत स्थिति में है कि पीएम मोदी ने ब्रिटेन की बैंक में रखा भारत का 100 टन गोल्ड, 100 टन सोना वापस मंगवा लिया नरेंद्र मोदी। दूसरी वजह है लोकतांत्रिक संस्थानों की जर्जर हालत। दुनिया के उन्नत लोकतंत्रों में उसके लोकतांत्रिक संस्थाओं का योगदान सबसे अधिक होता है। वो निरंकुश नेताओं और सरकारों को काबू में रखती हैं, नागरिकों को भरोसा देती हैं कि वो सर्वशक्तिमान सत्ता से भिड़ सकता है और न्याय पा सकता है। हम यहाँ एक ही उदाहरण से सारी समस्या को समझ सकते हैं। TMC MPs inside the police van and they are now being detained by the Delhi police officials, being detained from the Election Commission of India headquarters. मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। How can a prime minister talk like this, sir? Then election commission, we given hundreds of petitions to the election commission. They are become only a spectator, silent spectator. इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। हर दिन टेलीविजन के पर्दे पर खुलेआम बेईमानी करने वाला सुशांत सिन्हा पूछ रहा है कि मोदी जी ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्या जोकर आदमी है? बहरहाल एक तरफ बाबा हैं जिसकी कारस्तानी सैकड़ों परिवारों को भुगतनी पड़ रही है, दूसरी तरफ खबरिया चैनल हैं जिनका जनहित से कोई सरोकार नहीं रहा। मोदी जी 2 जुलाई को जो भाषण दे रहे थे उसकी परिस्थितियां भी बहुत दिलचस्प हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने काफी आक्रामक तरीके से मोदी सरकार को उसकी असफल नीतियों के लिए घेरा था। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है, मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। यह प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। अगले दिन मोदी जी जवाब दे रहे थे। जाहिरन राहुल के हमले का जवाब जब वो दे रहे थे तब उसे पूरे देश तक पहुंचाने की नैतिक जिम्मेदारी उड़कचुल्लू एंकराओं की थी, वरना नॉन बायोलॉजिकल छवि पर बट्टा लग जाता। यह सब रायसीना टीले से तय होता है। खैर, मोदी जी क्या खूब बोले। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। कि हिंदुस्तान में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने में जुटी हुई है।
इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस के हिंसक रवैये का एक मुद्दा उठाया जो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल की बात सुनकर प्रधानमंत्री को गलतफहमी हो गई कि वो उनकी और उनकी पार्टी का श्रेय गलती से सकल हिंदू समाज को दे रहे हैं, लिहाजा उन्होंने बहुत जरूरी हस्तक्षेप किया। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। जवाब में राहुल गांधी ने साफ किया कि बिल्कुल नहीं, उन्हें मोदी जी, भाजपा और आरएसएस की कारस्तानियों का पूरा ख्याल है। वो मोदी जी, भाजपा और आरएसएस का श्रेय सकल हिंदू समाज को कैसे दे सकते हैं? बीजेपी को आप दो। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी शुरू से ही भाजपा और मोदी के संदर्भ में बात कर रहे थे। बाद में उन्होंने साफ शब्दों में मोदी जी को उनका श्रेय वापस लौटा दिया, लेकिन वो दरबारी मीडिया क्या, हुड़कचुल्लू एंकरा क्या, जो साफ सुथरी बात में दुर्गंध न पैदा कर दे, सो उसने इस साफ साफ बात का फैक्ट चेक करने का निर्णय लिया। शायद यही एक तरीका रह गया था परमपिता की नजरों में अपनी स्वामी भक्ति सिद्ध करने का। आज हम राहुल गांधी के इस भाषण का एक फैक्ट चेक करेंगे। तिहाड़ शिरोमणि को तो यह भी लगता है कि हाथरस भगदड़ में मरने वाले दलित और पिछड़े हैं, इसीलिए राहुल गांधी हाथरस के पीड़ितों से मिलने गए थे। गजब बात है। हाथरस की घटना में जितने भी लोग मारे गए हैं वो तमाम लोग दलित समुदाय से थे, और क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को दलितों के सबसे ज्यादा वोट मिले थे, इसलिए राहुल गांधी ने शायद ये भी सोचा होगा कि अगर वो हाथरस जाकर इन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे तो वो इस दलित वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। शिरोमणि जिस कॉन्फिडेंस के साथ 121 मौतों पर जाति की शतरंज बिछा लेते हैं वह शर्मनाक है। ये तो फैक्ट चेक की आड़ में फिर भी अपनी इज्जत बचा रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसे भी हैं जिन्हें भरोसा है कि उनकी न तो कोई इज्जत है, न ही उन्हें किसी इज्जत की परवाह करनी है। इज्जत माया मोह है, असली माल है चापलूसी का सुख। तो इस घटना के कई दिनों बाद नफरती चिंटू ने फिर से वही आरोप राहुल गांधी पर लगाए जो मोदी जी ने लगाने की कोशिश की थी। 4 दिन पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था, आपको याद है? संसद में कहा था कि जो हिंदू होने की बात करते हैं जो हिंदू होने की बात करते हैं वो हिंसा, असत्य और नफरत फैलाते हैं, हिंदू असत्य फैलाते हैं। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बड़ा बवाल हुआ था, देश में काफी हंगामा हुआ था, आक्रोश हुआ। हिंदू सत्य फैलाते हैं, असत्य फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं, ये बात पूरा देश जानता है। लेकिन राहुल गांधी जी तो सच्चे हिंदू है, वो भी शिव भक्त हिंदू, जनेऊधारी, दत्तात्रेय, कौल ब्राह्मण वाले सच्चे हिंदू है ना। राहुल जी क्यों असत्य बोल रहे थे? राहुल जी तो सच्चे हिंदू है ना भाई। यानी जहां कुछ नहीं है वहां पर भी धुआं, आग और चिंगारी पैदा करना इनका पेशा है। असल बात यह है कि किसी धर्म में सारे लोग हिंसक नहीं होते। मोदी जी की यह चिंता जायज है, लेकिन धर्म में हिंसक लोग हैं ही नहीं, यह बात गलत है। मैं दूसरे धर्मों की क्या बात करूं, मैं तो अपने ही धर्म की जानता हूं। प्राचीन काल में स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर महात्मा गांधी तक की हत्या करने वाले उनके सहधर्मी हिंदू ही थे। तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसारे और MM कलबुर्गी की हत्या का आरोप हिंदुत्व की अलख जगा रही सनातन संस्था के ऊपर है। हिंसा अगणित रूपों में हमारे समाज में मौजूद रही है। इस हिंसा ने खुद को व्यक्त करने के लिए जातियों, समुदायों और कबीलों के अनगिनत रास्ते अख्तियार किए हैं। हिंसा कभी वर्ण व्यवस्था के रूप में तो कभी पितृसत्ता के रूप में लगातार मौजूद रही है। इतनी संगठित हिंसा दुनिया के किसी और हिस्से में देखने को नहीं मिलती जैसी हमारे समाज में मौजूद रही। पैदा होने के आधार पर ही कुछ लोगों के साथ हिंसा करने का सर्टिफिकेट मिलता रहा है इस देश में। जाति के आधार पर हिंसा का एक अलिखित महाग्रंथ इस उपमहाद्वीप के चप्पे चप्पे पर पढ़ा जा सकता है। इसी समाज की अहिंसा को लेकर मोदी जी पीड़ित हो गए, और जब मोदी जी पीड़ित हुए उसी समय के आसपास उनकी विचारधारा से प्रेरित प्राणित लोगों ने एक बार फिर से राहुल गांधी को सही साबित कर दिया। 2 युवकों की मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। मामला रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार की देर रात जानवरों को ट्रक में भरकर ले जा रहे 3 युवकों पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग चांद मियां और गुड्डू खान की मौके पर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के शामली में एक कथित मॉब लिंचिंग का मामला सामने आता है।
आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जाता है कि ये मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग फिरोज कुरैशी नाम के साथ। इन तथ्यों और हत्या की घटनाओं का फैक्ट चेक यह मीडिया नहीं करता। वह मोदी जी के तमाम दावों का फैक्ट चेक भी नहीं करता। मसलन मोदी जी का ये वाला दावा, वो एक जमाना था जब कोयले घोटाले में बड़ों के हाथ काले हो चुके थे। मोदी जी के खासुल खास शागिर्द हैं गौतम अडानी। अडानी समूह के ऊपर कोयला के मामले में यह आरोप है कि उन्होंने घटिया कोयला विदेश से मंगाकर उसे कई गुना ज्यादा कीमत पर भारतीय कंपनियों को बेचा। कहानी का सार यह है कि अडानी समूह ने कथित रूप से निम्न गुणवत्ता के कोयले को भारत की सरकारी पावर यूटिलिटी को साफ ईंधन वाली महंगी दरों पर बेचा। अखबार ने लिखा है कि इस जानकारी से अडानी समूह पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों में पर्यावरण का एंगल भी आ गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साफ हवा के अधिकार को ताक पर रखकर अडानी समूह ने बम्पर प्रॉफिट कमाया है। अखबार ने लिखा है कि अडानी द्वारा फ्रॉड की आशंका है। मीडिया ने न तो प्रधानमंत्री के उस दावे का फैक्ट चेक किया और न ही इस दावे का। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। मीडिया तो इनका फैक्ट चेक करेगा नहीं, लेकिन आपके लिए हमारी एक सलाह है। मोदी जी जो कहते हैं उससे ज्यादा नजर रखने की जरूरत है कि वो क्या करते हैं। सवाल ये है कि जो भी नेता जिस पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो बीजेपी में आता है तो उस पर दाग कैसे धुल जाते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने 8 महीने पहले पार्टी बदली, उनकी पार्टी ने गठबंधन बदला और देखते ही देखते पटेल के हालात भी बदल गए। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एक घोटाले में सीबीआई की जांच चल रही थी, लेकिन सीबीआई ने अब पटेल के खिलाफ अपनी जांच की फाइल को बंद कर दिया है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर को क्लीन चिट दिए जाने को लेकर संजय राउत ने निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि अब खाली दाऊद को क्लीन चिट मिलना बाकी है। 25 में से 23 ऐसे केसेस हैं जिसमें कि या तो केस ही बंद हो गया ज्वाइन करने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, या फिर केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, केस ओपन तो है लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसी लोकसभा के उसी भाषण में मोदी जी ने एक और दावा किया, सबका साथ सबका विकास। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करती रही है। जाहिरन किसी ने इसका भी फैक्ट चेक नहीं किया, लेकिन मोदी जी के भाषण लेखकों ने उन्हें एक गहरे संकट में फंसा दिया है। भारत में आय और संपत्ति की असमानता इस देश के ज्ञात इतिहास के सबसे शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है। आलम यह है कि देश की टॉप 1% आबादी के पास देश की 40% संपत्ति है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, लेकिन चौतरफा अडानियों अंबानियों का विकास ही नजर आता है। ट्रिकल डाउन थियरी देश में उस तरह से काम नहीं कर रही जैसी उम्मीद थी। ऊपर से नीचे तक संपत्ति पहुंचने की रफ्तार बहुत धीमी है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एकदम ताजा रिपोर्ट के अनुसार मान लीजिए कि देश की संपत्ति 100 रुपए है और आबादी 100 है, तो सिर्फ एक आदमी के पास 40 रुपए की संपत्ति है, यानी बाकी 99 लोगों के पास बचे हुए 60 रुपए हैं। अब अगर आप 10 लोगों के हाथ की संपत्ति देखते हैं तो उनके हाथ में 65 रुपए हैं और बाकी 90 लोगों के बीच 35 रुपए बंटते हैं। ये 10 लोग इस देश का अल्ट्रा रिच तबका है जो अपने बाल बच्चों को बिना कोई टैक्स दिए अरबों खरबों की संपत्ति ट्रांसफर कर देता है। यह भारत का बिलियनियर राज है जो ब्रिटिश राज से भी ज्यादा गैर बराबरी और ऊंच नीच से भरा है। मीडिया को राहुल गांधी का फैक्ट चेक करने से फुर्सत नहीं है। एक फैक्ट चेक इस बात का भी होना चाहिए कि इस देश में किस किस तरह के बाबा किस किस रूप में लोगों को छल रहे हैं। फैक्ट चेक नहीं हो सकता तो कम से कम देश में एक बबैती का मंत्रालय तो होना ही चाहिए। यह धंधा इतना फैल चुका है। इस मंत्रालय के कई फायदे होंगे। अव्वल तो ठोस तरीके से पता चलेगा कि देश में कितने बाबा हैं। यह अनुमान भी मिलेगा कि उनके साथ कितनी जनसंख्या जुड़ी है। अंतिम फल तो जनसंख्या ही है। इसी जनसंख्या के लिए नेता लोग बाबाओं के आगे पीछे नाचते रहते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम सरकार की। दोनों हाथ उठा के बोलिए सन्यासी बाबा की जय हो।
मंत्रालय चाहे तो इस बात का पुख्ता डाटाबेस तैयार कर सकता है कि देश में किस किस तरह के बाबा हैं। एक मिनट, पहले आप ये जान लीजिए कि देश में कितने तरह के संभावित बाबा हैं। बूढ़े बाबा, जवान बाबा, अधेड़ बाबा, गृहस्थ बाबा, गृहत्यागी बाबा, घोषित पत्नीधारी बाबा, अघोषित पत्नीधारी बाबा, पत्नीव्रत बाबा, पत्नी त्यागी बाबा, फक्कड़ बाबा, घुमक्कड़ बाबा, मठाधीश, मंदिरवासी बाबा, आश्रमवासी बाबा, वनवासी बाबा, नगरवासी बाबा, ग्रामवासी बाबा, मजारवासी बाबा, पैदाइशी बाबा, व्यवसायी बाबा, अपराधी बाबा, पेरोल वाले बाबा, तड़ीपार बाबा, जमानत याफ्ता बाबा, बलात्कारी बाबा, कट्टाधारी बाबा, चाकूधारी बाबा, त्रिशूलधारी बाबा, नागा बाबा, नंगा बाबा, कपड़ा पहनने वाले बाबा, नहाने वाले बाबा, बिना नहाने वाले बाबा, चिलम सुल्फा गांजा वाले बाबा, बम बम भगेड़ी बाबा, नेता और मंत्रियों वाले बाबा, सिर्फ महिला शिष्यों वाले बाबा, शर्तियां बेटा देने वाले बाबा, नौकरी देने वाले बाबा, प्रेमिका पटाने वाले बाबा, मद्रासी बाबा, नेपाली बाबा, बंगाली बाबा, गंडे वाले बाबा, ताबीज वाले बाबा, कैमरे वाले बाबा, मोबाइल वाले बाबा, 4 GB रैम 2 GB डाटा फ्री वाले बाबा। थोड़ा सा और, लंगोट वाले बाबा, लुंगी वाले बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, सफाचट बाबा, अवघड़ बाबा, कमंडला बाबा आदि इत्यादि। मजा आ गया। कहने का अर्थ ये है कि इतने प्रकार के बाबा अगर हैं तो इनका लेखा जोखा रखने के लिए बबैती का एक मंत्रालय बहुत जरूरी है, और यह सरकार तो बाबाओं पर खास मेहरबान है। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट द रेड माइक से है। हाल ही में देश की सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी सेवाओं की दरें एक साथ बढ़ा दी हैं। इस कदम से ऐसी चिंताएं जताई जा रही हैं कि देश में टेलीकॉम कार्टेल बन गया है और यह संगठित रूप से आम उपभोक्ताओं का शोषण कर रहा है। ये जो अब बढ़े हैं ना रेट, ये तो एक क्या नाम लालच किया, उसके बाद क्या नाम रेट बढ़ाए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो ये तो मनमानी हो रही है सरकार की। सरकार ने थोड़ा बढ़ाया? नहीं, सरकार के द्वारा सहायता मिल रही है इन लोगों को। नहीं तो ऐसा है, इससे पहले वो भी था BSNL, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, उसको मेन लाना चाहिए था। भाई मुझे तो कम से कम महीने भर में 5 रिचार्ज करने पड़ते हैं भाई। मतलब पूरे घर के? पूरे घर के। मैं अपना करता हूँ, मेरी वाइफ का करता हूँ, मम्मी का करता हूँ, पापा का करता हूँ, और एक आध कोई सिस्टर वगैरह या फिर इसमें इनका किसी करता हूँ। आज तो हम आज भी नहीं है भाई टेक्नोलॉजी ने हमें घेर रखा है। तीनों एक साथ बढ़ा है तो हो सकता है मे भी आपस में कुछ कॉम्बिनेशन प्रमोशन होगा। सब्सक्रिप्शन ही आजाद पत्रकारिता का विकल्प है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप विज्ञापन मुक्त पत्रकारिता को मजबूत कीजिए, और इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।